नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, संसद की कार्यवाही क्यों हुई ठप, विपक्ष के हंगामे के पीछे असल वजह क्या है, इस पर खास बात करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी हुई बेअसर। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने फिर छेड़ा है ईवीएम का राग, होगी हमारी विशेष चर्चा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी है अत्याचार, भारत के ने इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है और पश्चिम बंगाल में विशेष तौर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या है इसके पीछे का सच, इस पर भी हो गए अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। विपक्षी सांसदों के हंगामे की भेंट चढ़ा संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही। दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए हुई स्थगित। बांग्लादेश में संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में आक्रोश। आज कोलकाता में बांग्लादेश उच्च आयोग के सामने बीजेपी का प्रदर्शन। पवन कल्याण ने कहा, मत भूलिए कि बांग्लादेश की आजादी के लिए हमारे जवानों ने दी थी कुर्बानी। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने फिर तेज की ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की बहस। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए राजनीतिक दलों को दिया संदेश। पूछा, हारे तो ईवीएम खराब, जीते तो चुप्पी। बीजेपी समेत सत्ता पक्ष के दलों ने कहा, जनादेश का सम्मान करना सीखे विपक्ष। आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी किया गया लॉन्च। और पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया खत्म। पीटीआई ने कहा, इमरान खान के मार्गदर्शन पर किया जाएगा आगे की कार्रवाई का ऐलान। तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे संसद की कार्यवाही का और विपक्ष का हंगामा एक बार फिर बरपा संसद की कार्यवाही में और संसद फिर हुई ठप। संसद में कामकाज के लिहाज से शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के हंगामे के कारण बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से के कुछ ही मिनटों के भीतर पहले 12 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही कांग्रेस के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और अडानी समूह से जुड़े मामले को उठाने का प्रयास करने लगे। इस दौरान कुछ सदस्य कार्य स्थगन के नोटिस का भी उल्लेख करते देखे गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल शुरू कराया। कांग्रेस और सपा के कई सदस्य आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आसन के निकट आकर नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्षी सदस्यों की ओर से हंगामा जारी रहा, जिस कारण लोकसभा स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि वो नियोजित तरीके से सदन की कार्यवाही में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। इस बीच इंडी गठबंधन की एकता में एक बार फिर दरार देखने को मिली। एकला चलो की राह पर चलने वाली टीएमसी ने अब खुल्लम खुल्ला राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि इंडी गठबंधन को अब नए नेता की जरूरत है। तो सब कुछ इस सियासत में चल रहा है। संसद में हंगामा हुआ है, संसद ठप हुई है, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी जो है वो राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रही है। और राहुल गांधी दरअसल क्या कह रहे हैं ये भी सुनते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सैकड़ों लोगों को छोटे छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है और अडानी पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपए का आरोप लगा है, तो सरकार उन्हें बचा रही है। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. और अमेरिकी अदालत में अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा है कि इस मामले में अडानी का
जो अडानी ग्रीन्स के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। No offense is alleged in the indictment against any of the Adanis or Adani Greens. Please remember that the whole issue is about issuing of bonds in the US by Adani Greens. The alleged violation in the US is that bonds were issued without informing the bondholders, the investors, that there were violations in India. Now, if that is the substratum of the whole case, please note, the case is that you induced people in America to subscribe to these bonds without informing them that you were indulging in bribes to get contracts in India. वहीं इंडी गठबंधन की सियासत कुछ अलग किस्म की है। कांग्रेस सांसद टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का कहना है कि अगर भाजपा के खिलाफ लड़ना है तो इंडी गठबंधन को मजबूत करना होगा और इसको मजबूत बनाने के लिए एक नेता की जरूरत है। अब नेता कौन हो और कौन हो सकता है, यह मूल प्रश्न है। Today it is necessary that if you really want to fight against the BJP and the Narendra Modi, India alliance should be more stronger, and for making it stronger, one leader is required. Now, who can be the leader? That's the core question. Congress has made experience. Congress has done it. All experiments have been made, but they have failed. तो संसद की कार्रवाई पर और इस पूरी सियासत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो ये जो विपक्ष का हंगामा आज संसद की कार्रवाई का दूसरा दिन था और उस पर भी यह हंगामा बरपा रहा, किस तरह से ये इस गतिरोध को समाप्त किया जाएगा? क्योंकि शायद सभी चाहते हैं, कम से कम देशवासी तो ये चाहते हैं कि संसद चले। निश्चित तौर पर उम्मीद सभी को है कि जल्द से जल्द ये गतिरोध खत्म हो। कांग्रेस पार्टी अडानी के मुद्दे पर और वहीं समाजवादी पार्टी संभल में की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उस पर अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन सवाल यह है कि प्रश्नकाल स्थगित करके सारा काम रोककर कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत आखिर वो क्यों इतना जोर दे रहे थे। समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद हमने देखा लोकसभा में हंगामा कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के एक सांसद और विधायक के बेटे के खिलाफ एफआईआर भी हम जानते हैं कि इस पूरे प्रकरण में दर्ज हुई है। तो ये जो मुद्दा है इसको लेकर कुछ अलग अलग मुद्दों को लेकर दोनों सदनों में हमने देखा कि हंगामा देखने को मिला विपक्षी दलों का, कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी जैसे दलों का। लेकिन सवाल यही है कि आप कोई मुद्दा उठाइए, उस मुद्दे पर एक नियम के मुताबिक जब लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति तय कर दें, आप प्रश्नकाल के बाद या फिर शून्यकाल में या फिर तय की गई व्यवस्था के तहत उस मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए। सरकार अगर उचित समझती है तो जवाब दे ले, लेकिन आप ये सुनिश्चित क्यों करना चाहते हैं कि प्रश्नकाल न हो, सवालों के उत्तर न दिए जाएं, सांसदों द्वारा सवाल न पूछे जाएं, सबसे पहले कार्यस्थगन प्रस्ताव लिया जाए? तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमने देखा है कि टकराव की स्थिति पहले भी देखने को मिली है बीते सत्रों के दौरान। लेकिन इससे जो विपक्ष की रणनीति है उस पर सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर वो क्या सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि किसी मुद्दे पर जब गंभीर चर्चा होगी तो तथ्य सामने आएंगे, तो उसमें चूंकि कोई तथ्य नहीं है विपक्षी दलों के पास, लिहाजा वो संसद को बाधित करना चाहते हैं, इस तरह का हंगामा करना चाहते हैं। एक बात और सामने आई, आपने देखा कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट, वो नए नेता की तलाश में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व पर सीधा हमला या सीधा सवाल, कैसे इसको देखते हैं? जब संसद सत्र शुरू होता है कई बार इस तरह की खबर आती है कि कांग्रेस द्वारा बुलाई गई विपक्ष की बैठक में टीएमसी शामिल नहीं हुई, या फिर कोई ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस सदन के अंदर उठाना चाहती है लेकिन टीएमसी साथ नहीं है, टीएमसी अपने मुद्दे अपने तौर पर अलग लेकर आती है। तो एक प्रतिस्पर्धा भी दिखती है कि संसद के अंदर कौन एक तरह से जोरदार विपक्ष की भूमिका निभाएगा। ममता बनर्जी गाहे बगाहे कभी भी राहुल गांधी के नेतृत्व में एक साथ नहीं खड़ा होना चाहती, कुछ मुद्दों को छोड़ दें। तो यही हम देखते हैं कि अक्सर टीएमसी के नेताओं की तरफ से बात आती रहती है। और जब इतनी बड़ी हार हुई है महाराष्ट्र में, जब जो अघाड़ी का गठबंधन था उसको इतनी बड़ी करारी हार हुई है, तो जाहिर है उस वक्त टीएमसी के द्वारा ये कहना कि सारे विकल्प तो देख लिए कांग्रेस पार्टी ने, अब कुछ और करना चाहिए। तो क्या इशारा यही है कि टीएमसी
कि ममता बनर्जी को आगे करना चाहिए, ये लड़ाई उनकी चलती भी रहती है। लेकिन ये गंभीर सवाल इसलिए भी खड़ा करता है कि कांग्रेस के अंदर से आखिर इस तरह की बातें क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जो बात बीजेपी कहती है कि परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस पार्टी करती रही है लगातार आज़ादी के बाद से, और सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द वो सोचती रही है देश हित के बजाय। तो जब हार पर हार, राज्य दर राज्य आपके हाथ से जा रहे हैं, आप को जनता नकार रही है, तो फिर ठीक है आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया, लेकिन सब जानते हैं कि गांधी परिवार ही एक तरह से देखें तो वो कांग्रेस पार्टी की नीति तय करता है, रणनीति तय करता है, और राहुल गांधी ही एक तरह से कैंपेन की अगुवाई करते हैं, प्रचार की अगुवाई करते हैं, रणनीति बनाते हैं। तो एक सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी से दें। गतिरोध को, संसद में गतिरोध को खत्म करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? आज दूसरा दिन भी बर्बाद हो गया। देखिए, कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से हमेशा होती है, बयान जारी होते हैं, अपील होते हैं, कई बार विपक्ष के या फ्लोर लीडर्स को बुलाया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष पहल करते हैं, संसदीय कार्य मंत्री पहल करते हैं, और अंततः हम हर सत्र में देखते हैं कि गतिरोध टूटता है, कामकाज होता है। शुरू के दिनों में जरूर एक टकराव की स्थिति देखने को मिलती है, और उसकी भरपाई भी हम देखते हैं कई बार 12-12 बजे तक या फिर 1 बजे तक रात तक संसद चली है। लेकिन बेहतर यही है कि पहले दिन से ही या शुरू से ही संसद की कार्रवाई, दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, उसके लिए प्रयास होना चाहिए। सत्ता पक्ष तो यही कह रहा है कि वो सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए सदन के अंदर चर्चा के लिए तैयार है, बस वो नियमों के मुताबिक होने चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में संसद की कार्रवाई चल सकेगी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और इसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से एक बार फिर से ईवीएम बनाम बैलेट पेपर का मुद्दा सामने आया है। इस पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, इससे जुड़ी हुई खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और अब बात करेंगे हार का ठीकरा फिर ईवीएम पर। ये जो हार है इसका ठीकरा बार बार ईवीएम पर फोड़ा जाता है। जो हार जाता है वो उसकी बात करता है कि ईवीएम ठीक नहीं है, और जीत जाते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाई है, और एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक दलों को सीधा संदेश भी दिया। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हार और बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति की प्रचंड जीत ने इंडी गठबंधन की सियासत को बुरी तरह से प्रभावित किया है। 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 31 सीटें जीतने वाले महाविकास आघाड़ी जीत का श्रेय राहुल गांधी को की प्रचंड लोकप्रियता को दे रहे थे। फिर विधानसभा में शर्मनाक हार पर ठीकरा ईवीएम पर क्यों, यह सवाल उठाया जाएगा। संसद से लेकर सड़क तक ईवीएम के खिलाफ परसेप्शन बनाने की कोशिश में कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है, और जीत पर चुप्पी साध लेते हैं। कोर्ट बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली याचिका को उसने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू चुनाव हार गए तो उन्होंने लिखा कि ईवीएम टैंपर्ड हो सकती है। आज वे चुनाव जीत गए हैं और मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि ईवीएम टैंपर्ड हो सकती है। तो यानी जो हारा वो ईवीएम को टैंपर्ड बता रहा है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस अपनी पराजय को स्वीकार करने के बजाय ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना चाहती है। जानकार मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो नैरेटिव कांग्रेस ने बनाया था वो विधानसभा में झूठा साबित हुआ।
लेकिन नेता जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र में लगातार गिरते ग्राफ पर समीक्षा करने के लिए तैयार नहीं दिखती, बल्कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग कर देते हैं। लेकिन इस सवाल का उनके पास जवाब नहीं है कि क्यों राहुल गांधी और खड़गे की दर्जनों रैलियों के बावजूद कांग्रेस को जनता को कन्विंस नहीं कर पाए। लेकिन संविधान दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हम बैलेट पेपर चाहिए हमें। खड़गे जी ईवीएम के खिलाफ सड़क पर आंदोलन करना चाहते हैं, एक और भारत जोड़ो यात्रा करना चाहते हैं। लेकिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम कहते हैं कि मुझे ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बैलेट पेपर का अनुभव बुरा रहा है। बीते वर्षों में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। राजनीतिक दलों को ईवीएम हैक करने या फिर टैंपर करने की चुनौती देते हुए 10 दिनों की कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था, लेकिन एक भी राजनीतिक दल अपने दावे को साबित करने वहां नहीं पहुंचा। तो लोकतंत्र में जीत या हार को स्वीकार करना भी एक स्वस्थ परंपरा मानी जाती है। तुक्के की जीत को स्थायी मान लेना और हार को ईवीएम के खिलाफ नैरेटिव बनाना जनता और संविधान का अपमान है। तो सबसे पहले बात मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिन्होंने इस बहस की एक बार फिर से शुरुआत की। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और जेडीयू के नेता नीरज कुमार सिंह ने कहा कि जीतने पर ईवीएम सही और हारने पर खराब, यह कैसे हो सकता है? जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक है, जहाँ हारते हैं वहाँ खराब है। और उन्होंने ईवीएम की वैधता पर कोई भी सवालिया निशान को से इनकार किया है। अब कांग्रेस पार्टी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान नहीं करे, कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करे, इसीलिए कांग्रेस का जनता राजनीतिक सम्मान नहीं कर रही है। और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने ईवीएम पर क्या कुछ कहा, आइए ये भी सुनते हैं। देखिए, ईवीएम में कौन सवाल उठा रहे हैं? हमने तो सवाल उठाया इसलिए कि 10 साल से हम सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने सवाल उठाया था ईवीएम पर। आप मोदी जी के भाषण सुनिए जाहिर सभा में, आप सुन लीजिए ना। ईवीएम एक फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। ये कुछ ज्यादा हो गया। खैर, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाना मतदाताओं का दरअसल अपमान है। महाराष्ट्र में ये 5 महीना पहले, 5 माह पूर्व जो चुनाव हुए लोकसभा के, उनके 31 सांसद चुन के आए, 2 अपक्ष। तब क्यों नहीं ईवीएम पर सवाल खड़ा किया? तब ईवीएम बराबर थी, तब ईवीएम खराब नहीं थी। अब उनका नांदेड़ में सांसद चुन के आया अभी बाई इलेक्शन में, तो तब ईवीएम खराब नहीं है। उनके बाकी अभी विधायक चुन के आए, वहाँ ईवीएम खराब नहीं है। देखिए, बवंडर खड़ा कर रहे, और ये बवंडर से कुछ होने वाला नहीं है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ संजय गुप्ता, जो कि शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, बहुत स्वागत है संजय जी आपका। हमारे साथ विजय शर्मा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, जुड़े हुए। विनोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विनोद जी, आपके साथ मैं चाहता हूँ कि एजेंडा आप सेट करें, यहाँ पर डिबेट दरअसल सेट करें। ये समझना चाहते हैं, आपने अभी पूरी बहुत सारी बाइट सुनी। जो जीत गया वो कहता है कि ठीक है, जब आप जीते तब ठीक है, जब हार गए तो खराब है। ये कैसे चलेगा? और कहीं ना कहीं जो एक इसमें अंडरलाइनिंग बात आती है कि ये भी समझने की जरूरत है कि ये सब कहकर आप उस मतदाता का अपमान करते हैं जिसने मैंडेट दिया है। लेकिन आपने अभी जो बाइट सुनाई है लोगों को, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ संजय राउत का भी बाइट है।
तो ये जो राजनेता हैं हमारे, जो जीत की बड़ी उम्मीद लेके चुनाव में गए थे, सब लोग जाते हैं, उनके साथ जो ये हुआ है, ये बात समझने की जरूरत है कि संजय राउत को क्यों इस ईवीएम पे गुस्सा है और वो पूरे ईवीएम को और इलेक्शन प्रोसेस को फ्रॉड बता रहे हैं। जितना महाविकास आघाड़ी के कंबाइंड अगर कर लीजिए, उससे ज्यादा वोट, उससे ज्यादा सीटें सिर्फ एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना शिंदे को आया है जी। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बेइज्जती वाली बात है कि उनको मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा है। अब जो ये एक बड़ा इन्होंने ये बवंडर खड़ा किया था जनरल इलेक्शन के बाद कि उनको लगा कि ये संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, ये सारा जो इनका नैरेटिव था इंडिया गठबंधन का, वो इतना बड़ा नैरेटिव उन्होंने किया और 31 सीटें ली थी, तब तो लोकतंत्र की जीत हो गई थी। लेकिन जैसे महाविकास आघाड़ी का वो नैरेटिव यहाँ फेल हुआ, आरक्षण फेल हुआ, उनका संविधान खतरे में फेल हुआ, लोकतंत्र खतरे में फेल हुआ, तो ये सारा नैरेटिव फेल होने के साथ सीधे सीधे ईवीएम पे ठिकरा फोड़ा जा रहा है। तो संजय राउत ये समीक्षा करने के लिए, उद्धव ठाकरे समीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है कि हार की वजह क्या है। राहुल गांधी की पूरी पार्टी, नाना पटोले ने कल आपको खबर देखी होगी कि वो रिजाइन कर दिए हैं, दूसरी खबर आई कि उन्होंने रिजाइन नहीं किया है, वो महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। तो आप जो ये फेस सेविंग कर रहे हैं, इसी पर कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और एक तरह से याचिकाकर्ता पे को डांट लगाई थी कि जब आप जीत गए तो आपकी चुप्पी और हार गए तो आपकी ठिकरा ईवीएम पे। ये कब तक चलेगा? ये इस देश में जिस बात को लेके पॉकेट में आप संविधान लेके घूमते हैं और संविधान की मर्यादा की बात करते हैं, उस देश में अगर एक संस्था चुनाव कमीशन पे, आप आयोग पे आप सवाल उठाते हैं, उसकी प्रक्रिया ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, तो आप एक तरह से जनादेश का अपमान कर रहे हैं। जी संजय जी, इलेक्शन कमीशन की तो छोड़िए, एक 10 दिनों की कार्यशाला आयोजित की थी, चैलेंज किया था सारे राजनीतिक दलों के, आइए और टेम्पर करके दिखाइए, वो सारी बातें तो बीत भी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार, टाइम एंड अगेन, और अभी कल भी उसने एक बार फिर से कह दिया कि जीते तो ईवीएम सही और हारे तो खराब, ऐसा कैसे चलेगा। और यही बार बार उठाकर कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं कि जनता के मन में एक संदेह उत्पन्न करना, ये भी राजनीतिक दलों के लिए ठीक नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे कि आपने कहा कि जीते तो ईवीएम ठीक और हारे तो ईवीएम खराब, इसी बात को बीजेपी के बड़े लीडर्स भी पहले कहते रहे हैं। बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर्स इस बात को कहते रहे हैं कि ईवीएम सही नहीं है, और बड़े बड़े देशों में जो है वो ईवीएम को नकार दिया है। अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े देशों ने ईवीएम को नकार दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ईवीएम के ऊपर सवाल बीजेपी ने कभी नहीं उठाया, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के बड़े लीडर्स ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। मैं इस बात को तो मान सकता हूं कि अगर हारे तो ही ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, और जिस तरह से जो चुनाव का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ईवीएम का जो काम है वो बिल्कुल ठीक है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आया है और जिस तरह से झारखंड का जो रिजल्ट आया है और जिस तरह से वायनाड में जो जीती हैं प्रियंका गांधी जी, तो जिस तरह से रिजल्ट है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ईवीएम ठीक है। मगर चुनाव के बाद, चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर ठीकरा बीजेपी भी फोड़ती ही रही है। तो ये कोई परंपरा तो नहीं हो सकती ना कि उन्होंने ठीकरा फोड़ा था तो आप भी ठीकरा फोड़ेंगे। और जहां तक आपने विदेशों की बात कही है, थोड़ी सी चर्चा लंबी हो जाएगी, क्योंकि ईवीएम को लेकर के बार बार कई बार बात हो चुकी है। जापान की बात करें, नीदरलैंड की बात करें, वहां पर वीवीपैट का सिस्टम नहीं है। और जब बार बार कहते हैं कि वीवीपैट जब लेकर के आते हैं तो वीवीपैट काफी महंगा हो जाता है, जो कि हमारे देश में भी जब वीवीपैट का सिस्टम आता है 5,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च होते हैं। और जो रोबस्ट सिस्टम हमारे देश में है वो और नहीं है। अमेरिका की बात आपने कही, अमेरिका में कहते हैं हमारा रिचुअल है, हमारे यहाँ वोटिंग ऐसे ही होगी। तो देखिए, उन देशों के साथ में यहां कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर जो प्रश्न राजनीतिक है, लेकिन जो प्रश्न राजनीतिक है वो जरूर उठाए जाएंगे। एक जोड़ दूं, कैलिफोर्निया में 25,000 वोटर हैं, 24 दिन लगते हैं सिर्फ बैलेट गिनने में। जी, ये बात भी समझनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल भी कहा था, दुनिया के और देशों की कॉपी हम करें और भारत एक अकेला देश अगर कुछ अलग कर रहा है तो उसकी तारीफ क्यों नहीं होनी चाहिए। 97 करोड़ वोटर हैं हमारे, ये भी ध्यान रखिएगा। कहना चाहता हूं कि देखिए,
विपक्ष अगर कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को सम्मानजनक तरीके से लिया जाना चाहिए, उसको इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए कि विपक्ष ने ये बात उठाई क्यों, उसको इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए कि जैसे विपक्ष को नीचा दिखाने की बात की जाए, क्योंकि बीजेपी भी इसी तरह की बात करती रही है, तब इस तरह से जवाब नहीं आते थे जिस तरह से आज। ठीक है, तो इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब विजय शर्मा जी से ले लेते हैं। विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि जब कोई सवाल उठाता है, विपक्ष का कोई प्रश्न है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए और आप लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इसके पहले आप लोग भी ईवीएम पर सवाल उठाते रहे, ये आरोप है। देखिए निखिल जी, इनको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। हमने जब शंका जाहिर की थी तो शंका जाहिर करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट गए, बहुत सारी पार्टियां गई, चुनाव आयोग गए, वो शंकाएं सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने दूर कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव भी दिए और इसके अंदर चेंजिंग भी किए। जो वीवीपैट है उससे मिलान का इसके अंदर शुरू कर दिया। तो इसकी बात जो कहना है कि बीजेपी ने भी उठाई थी, भाई एक शंका जाहिर की थी, शंका दूर होगी, बात खत्म होगी। कोई शंका हम अब मुझे बताइए जी, अगर हम उस शंका को जाहिर करते हैं तो आप अपने पॉइंट्स के साथ अपनी फैक्ट्स को रखिए, ना कि इस तरह से शो कीजिए कि हम इस तरह की बात उठाई क्यों रहे हैं। बात सम्मानजनक तरीके से, हम विपक्ष है और देश के संविधान के अंदर विपक्ष भी संघीय ढांचे का ही एक हिस्सा है, और जब विपक्ष को इस तरह की बात उठाता है तो उसका जवाब सम्मानजनक तरीके से ही आना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्शन है आपके साथ। संजय जी, आप आरोप कितने दिन लगाएंगे, कितने साल लगाएंगे, कितनी बार लगाएंगे? हर इलेक्शन में तो ये नहीं चल सकता। ये तो आपने भी लगाया बहुत बार। अगर आपकी शंका है, आप मुझे बताइए 2009 में, सुनिए, देखिए आपने कोट किया 2009 वाला, 2004 में भी हुए थे इलेक्शन, तभी बीजेपी ने उंगली नहीं उठाई। 2009 के बाद में कई इलेक्शन बीजेपी हारी है, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक, इवन लोकसभा में भी बीजेपी की 240 सीट आ गई, हमने कभी उंगली नहीं उठाई। देखिए, मैं बाय चांस वो वीडियो मेरे पास थी, वो वीडियो जिसमें खुद मोदी साहब ने इस बात को कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ना कि ईवीएम से होना चाहिए। संजय जी, मान लिया आपकी बात ना, मैं उसको कह रहा हूं कि हम पहले कहते थे, अब जब चीजें ठीक हो गई हैं तो आज हमें, जैसे उस टाइम आपको लगता था ऐसे आज हमको लगता है। और जैसे एक मामला ऐसा आया जिसमें ये था कि बैटरी जो है वो 100% से 99% पर आ गई थी। अगर हमने इस बात को उठाया कि वहां पर बैटरी के चार्जिंग में 100 में से 99 कैसे आया, 95 कैसे आया, तो उसकी जांच की अगर हमने मांग की तो हमें आप नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। क्या ठीक है, हम इसकी जांच करते हैं, उसके बाद जो तथ्य है वो हमारे सामने रखिए आप। नहीं, मुझे मैं वास्तव में इस सवाल का जवाब विजय शर्मा दे रहे हैं। निखिल जी 10 सेकंड का मैं इनको जवाब दे देता हूं। देखिए, जहां तक बैटरी की सवाल है, आप शायद थोड़ा सा पढ़ के आइए, देखिए एक 17C फॉर्म होता है, उसके अंदर बाकायदा किसकी बैटरी, किसका नंबर किस मशीन के अंदर लगेगी और उस पे फिजिकल साइन होते हैं, रखी जाती है। आप मुझे बताइए कौन सा बैटरी नंबर थी? अरे संजय जी, चीजों को देखने के बावजूद ऐसा आया था जिसमें चेंजेस था। अगर वहां से सवाल उठाया तो आप अपनी जांच करके और ये बताइए कि देखिए जी, हमने जांच किया, आपने जो कहा हमने उसको जांच किया, जांच करने के बाद हमारे सामने ये तथ्य आए हैं, उसको सम्मानजनक तरीके से हमारे सामने रखिए। ऐसा थोड़ी है कि आप हमें नीचा दिखाने की बात करने लग जाएं कि हमने तो सवाल ही कैसे उठा दिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप पूरी लाइफ के लिए सवाल उठाते रहेंगे, जब हारेंगे जब भी सवाल उठेगा। हारने की बात नहीं है, जब भी कहीं ऐसा कुछ होगा, जब भी ऐसा कहीं कुछ लगेगा तो सवाल तो उठाया जाएगा। क्या हम सवाल भी ना उठाएं? नहीं, देखिए विजय शर्मा और ठीक है, विजय शर्मा और संजय गुप्ता का अपना पॉइंट हो सकता है, लेकिन मुझे ये एक चीज लगता है कि इसमें कहीं नीचा दिखाने जैसी मंशा आप इसको मत समझिए, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है। इसमें जब बात इस बात की आती है कि जब भी आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो जो वोटर्स हैं उनके मन में शंका आती है, कहीं ना कहीं आप उनको अपमानित करते हैं। क्यों फोड़ते हो? तो इसलिए भी इस बात को समझने की जरूरत है। मैं विनोद जी को यहां पर एक बार जोड़ना चाहूंगा। विनोद जी, जो ये सारी चर्चा है बैलेट पेपर से क्यों नहीं, अगर ऐसा है तो भाई बैलेट पेपर से ही करें। निखिल जी, अगर मुझे अलाउ करे तो मैं वोटिंग बता रहा हूं, जब वोटिंग होती थी बैलेट पेपर से, राजीव गांधी जी तब भी उंगली उठा रहे हैं, कहते हैं कि इनकी 8% थी, दो सीटें आई, अब इनकी 12% वोटिंग हो गई इनके बीजेपी की, इनकी 86 सीटें कैसे आ गई? बैलेट पेपर भी, ये देखिए, सुनिए। तो बैलेट पेपर पे भी सवाल उठते रहे हैं और ईवीएम पर भी सवाल उठते रहे हैं, मगर जब भी किसी मामले में इस तरह से सवाल उठता है तो जवाब सरकार की तरफ से मैं विनोद जी को जोड़ना चाहूंगा। विनोद जी, मैं प्रश्न, मैं जो आपका जो बात आप विनोद जी कहना चाहते हैं वो आप कहिएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं, बोल रहे हैं, बताइए जी ये वीडियो वायरल है, ये वीडियो वायरल है विजय शर्मा जी, जिसमें राजीव गांधी बीजेपी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि इनके इतने प्रतिशत वोट बढ़ने के साथ इतनी सीटें कैसे बढ़ गई। फिलहाल हम उतने पीछे तक नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि मंशा पर प्रश्न चिन्ह उठता है। विनोद जी,
निखिल, आप कई बार अपने शो में इस बात कर चुके हैं कि मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। ये नहीं चलेगा। ये सीधे सीधे आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं के जो वहाँ हैं, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने देखा है, जमीन पे काम किया है, उनको आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं। यहाँ जो संजय जी बात कर रहे हैं कि हमने ये क्या विपक्ष को सम्मान करना चाहिए, विपक्ष का आदर करना चाहिए। भाई साहब, ये विपक्ष आपका, अभी आपके कांग्रेस पार्टी के और शिवसेना के नेताओं को सुनिए और पूरे सोशल मीडिया में उनका बस चले तो देश में आग लगा दे। आप कह रहे हैं आपके झूठ, एक एक चीज जो चीजें रख रहे हैं कि यहां ये आंदोलन ईवीएम के खिलाफ हो रहा है, यहां ये आंदोलन इसके खिलाफ हो रहा है। आप तो लोगों को इस तरह से गुमराह कर रहे हैं कि पूरी संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने पे लगे हुए हैं। अब संजय जी आप कह रहे हैं कि विपक्ष का सम्मान होना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कई बार जो आपने बैटरी की बात की, आप लोगों को थोड़ा सा भी इलेक्शन कमीशन पे कोई भरोसा नहीं है। अगर आपको भरोसा नहीं है, खुद इलेक्शन कमीशन ने इस बात को कई बार क्लियरिटी के साथ कही कि भाई वो सारी चीजें जो विजय शर्मा आपको बता रहे थे कि सारी चीजें जो पोलिंग एजेंट आपके हैं, जो पोलिंग रिप्रेजेंटेटिव पार्टी के होते हैं, उनके सामने में एक एक चीजों का रिकॉर्ड होता है जी, उनके सामने सील की जाती है मशीनें। सवाल बेईमानी का है। सवाल बेईमानी का है कि इन परिवारवादी पार्टियों में यह हमेशा एक भ्रम रहता है कि जनता के बीच में उनकी मकबूलियत जो है वो कहीं कम नहीं हुई है। इस बात को साबित करने के लिए वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। अखिलेश यादव को आप देखिए, हर बार वो ईवीएम पे इसलिए कहते हैं कि वो लगे नहीं कि पूरे सपा का जो वहां जो लीडरशिप है वो कमजोर हुआ है। राहुल गांधी को बचाने के लिए सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये कांग्रेस के नेता हैं उनके कोटरी के, वो सीधे सीधे ईवीएम पे करते हैं। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे आगे आगे बढ़ते हैं। जिस कर्नाटक में आप सरकार बनाए हैं, वह ईवीएम से ही वो सरकार आपकी कर्नाटक की बनी है। 2 साल भी नहीं हुआ। किस बेशर्मी की बात आप करते हैं? आपने अभी हिमाचल में बनाई है, आप अभी जम्मू कश्मीर में बनाया है, झारखंड में बनाया है, तब आपका तर्क होता है कि छोटे स्टेट, आप सुन लीजिए, आप तर्क दीजिएगा, आप छोटे स्टेट में तो ये ईवीएम से अपोजिशन के लोग जीत जाते हैं, बड़े स्टेट में नहीं जीते। अरे भैया, कौन सा तर्क लोगों को दे रहे हो और गुमराह कर रहे हो सोशल मीडिया पे? पश्चिम बंगाल अभी आप जीत के आए हैं, ये आपके सामने में कर्नाटक है। अच्छा ठीक है, आप बात कर रहे हैं कि अपोजिशन का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, संजय जी की बात सुनते हैं। जा रहे हैं इलेक्शन। ठीक है विनोद जी, संजय जी की बात सुन लेते हैं। विनोद जी, 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी, 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती है, तब हमने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। आप बताइए ना। ठीक है, ठीक है संजय जी, अब सवाल इस बात पर जरूर उठेगा। आपने कहा कि ये जो अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो ये बार बार कहा जाता है हम विपक्ष है, हमारा सवाल उठाने का है, लेकिन एक ही सवाल बार बार कब तक उठाएंगे? कोई टाइमलाइन है? आधारहीन सवाल क्यों उठाते हो आप? आप एक संवैधानिक संस्था पे आप नहीं, कब तक उठाएंगे भाई? आपको देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया कि आइए साबित करके दिखाइए, कोई नहीं गया, और बार बार प्रश्न उठाएंगे। तो सिर्फ ये नहीं कहेंगे हम विपक्ष है जी, हम तो बार बार बोलते रहेंगे। विपक्ष की भी रचनात्मक जिम्मेदारी है, आप उसका भी तो निर्वहन करेंगे। बता दूं मैं जी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जो फॉर्मर उनके ऊपर उंगली उठा दी। उन्होंने कहा यही बात जो आपने उम्मीद करते हो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। ये जो बात आपने कही मुझसे, जो आपने सवाल पूछा ना, मैं इस विषय में यही कह सकता हूँ कि जब बीजेपी इस सवाल पर उठाती थी सवाल, इस बात पर सवाल उठाती, तो ना जाने कितनी बार इन्होंने सवाल उठाया है। तो यानी कि जब तक आप सत्ता में नहीं आ जाएंगे तब तक सवाल उठाते रहेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट कहता रहे, चाहे जो भी कहता रहे। जनता को एक तरह से ये अपमानित करना नहीं हुआ? आपको नहीं लगता है कि आप मैंडेट को अगर डिफाई करते हैं तो जनता को अपमानित करते हैं? नहीं, देखिए, मेरा मानना तो ये है कि ईवीएम से चुनाव ऐसा नहीं है कि जो जिस तरह से बात की जा रही है वो सही है, ऐसा नहीं है। ईवीएम से चुनाव में हम जीते भी हैं और हारे भी हैं, और ईवीएम पर हमेशा सवाल नहीं उठना चाहिए। मगर अगर कहीं पर कोई हम सवाल उठाते हैं किसी चुनाव पर कि यहाँ पर ये गड़बड़ी है और यहाँ पर ये फर्क है, तो वो उसका जवाब सरकार की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से सही तरह से जांच करके हमारे सामने आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे चुनाव पर हम सवाल उठाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे तो यही तो प्रश्न उठाया जाता है कि जो आप जीत जाते हैं उस पर सवाल नहीं उठाते हैं, जहां हार जाते हैं, जहां आपको लगता है कि बड़ी बुरी तरह से हार हुई, वहां पर आप सवाल उठा देते हैं। अरे हरियाणा में संजय जी, अभी आपने 20 पोलिंग स्टेशन के लिए कंप्लेन की थी और आपने एक तरह से अभियान चलाया था। इलेक्शन कमीशन ने
आपके 20.5 के 20 पोलिंग बूथ देखिए का हरियाणा पूरा में हमने डिटेल तो कोई दिया सवाल है। नहीं उठाया और और तभी आपने भी ऐसा नहीं उठाया। तभी पूरा जनरल बात ही इलेक्शन गई है। कमीशन ने दिया है और नहीं नहीं तभी ठीक है, आप यूबीटी लेके ने आज नहीं खड़े उठाया हुए हैं होगा, में हमने कोई ठीक है, सवाल नहीं शिवसेना उठाया। ने नहीं उठाया और होगा, हमने तो लेकिन महाराष्ट्र नहीं में नहीं ऐसा ठीक कोई है खास संजय सवाल जी, नहीं उठाया। संजय जी आपकी बात सही है, अगर हम टुकड़ों टुकड़ों में बात करेंगे तो नहीं होगा। आपने नहीं, मतलब शिवसेना ने नहीं उठाया होगा, यूबीटी ने नहीं उठाया होगा, लेकिन कांग्रेस ने तो उठाया। वो तो मानने को राजी नहीं, आज भी मानने को राजी नहीं है कि हरियाणा में हारे हैं। देखिए कांग्रेस, देखिए हमने कांग्रेस के साथ कोई विलय नहीं किया है। कांग्रेस एक अलग इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है और कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस के अपने स्टैंड्स हैं। बहुत से ऐसे स्टैंड्स हैं जहां पर हम कांग्रेस की विचारधारा से नहीं, आपको आप समझिए, आपको बुलाया इसलिए भी गया है क्योंकि आपको याद होगा कि आपके जो नेता उद्धव ठाकरे जी हैं, उनका भी जो अभी स्टैंड आया इलेक्शन हारने के बाद, वो भी इस बात को मानने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि हम चुनाव हारे हैं। हाँ तो ठीक है, जिस हिसाब से हमारे पास जितनी सीटें आई है इस हिसाब से हमें नहीं लगता कि हम जो है क्या कहते हैं, हमारे पास जो निर्णय जनता ने दिया है उससे हम सेटिस्फाइड हैं भी और नहीं भी हैं, दोनों बातें हैं, क्योंकि सीटें तो हमारी आई हैं और जो जिस हिसाब से हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और जिस हिसाब से रिजल्ट है, हम उससे हमने कांग्रेस के स्टैंड पर इतना वो नहीं किया। हाँ, जनरल हमारे साथी हैं, उन्होंने बात उठाई तो हम भी इस बात को कह रहे हैं कि ईवीएम पर सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि इस पर समय समय पर खुद बीजेपी भी बोलती रही है। मुझे लगता है कि विजय जी आपके पास आएंगे, इस पर आत्ममंथन की जरूरत है सभी राजनीतिक दलों को। और जब बात ये उठाई जा रही है कि बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा देते, इसके पीछे की मंशा आपको क्या समझते हैं कि क्यों ये बैलेट पेपर की तरफ बार बार जाना चाह रहे हैं? क्योंकि थकाऊ है 97 करोड़ वोटर्स का बैलेट पेपर से, आप फिर से वही 4 दिन वाले इलेक्शन काउंटिंग में चले जाएंगे। निखिल जी, आपने देखा होगा मैनपुरी का लोकसभा का पूरा जो चुनाव हुआ था वो सारा निरस्त करना पड़ा था बोगस वोटिंग के कारण। ये चाहते हैं दोबारा से मतपत्र लूटे जाएं, पेटियां लूटी जाएं, मर्डर हो, वहां पे दंगे हो, फसाद हो, तो ये देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए, राजीव गांधी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी आपको। हम ये चाहते हो कि दंगे हो, फसाद हो, कोई विपक्ष का नेता ये चाहेगा कि दंगे हो, फसाद हो। संजय जी आपके सामने ही है ना, मैनपुरी का मैंने आपको बताया ना, आप उठा के देखिए, सारा लोकसभा का निरस्त करना पड़ा। मगर आप ये कहें कि हम ये चाहते हैं कि दंगे हो, हम ये चाहते हैं कि फसाद हो, तो ये बात तो कुछ जस्टिफाई नहीं आएगी ना। हम लोकतंत्र का हिस्सा है, संघीय ढांचे का हम भी हिस्सा है और विपक्ष भी लोकतंत्र में आता है। दरअसल इस तरह से ये इस चर्चा में कि हम जिसको कहते हैं, एक मिनट में मैं फिनिश करता मैं विनोद जी आपके पास दोबारा आऊंगा, जिसको कहते हैं ना हराने से हारेंगे ना जिताने से जीतेंगे, वो वाली स्थिति है। लेकिन फिलहाल हम आपको ले चलेंगे कोलकाता में, जहां पर उप उच्चायुक्त के सामने, बांग्लादेश उप उच्चायुक्त के सामने ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उनके विरोध में बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन है और ये पूरे राज्य भर में है, कोलकाता में है, कोलकाता से लेकर ढाका तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें कोलकाता से आप देख रहे हैं, उप उच्चायुक्त के सामने ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, आपके पास हम इस खबर पर डिटेल्ड जानकारी के लिए दोबारा आएंगे, लेकिन ये अभी जो प्रदर्शन हो रहा है इसके विषय में मैं चाहता हूं कुछ अपडेट्स दे। कितना आक्रोश आपको दिख रहा है पश्चिम बंगाल के लोगों में, बीजेपी इसकी अगुवाई कर रही है? देखिए, आक्रोश ऐसे है, मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश जो है ये समझना चाहिए कि पश्चिम बंगाल या भारत का जो नेबरहुड है, ये हमारा जो प्रतिवेशी देश है, लेकिन अभी भी काफी सारे जो बंगाल के लोग हैं, उनकी जो रिश्तेदार है, उनकी जो दोस्त है, ये सारे बांग्लादेश में रहते हैं। और रहने के कारण क्या होता है कि अगर कुछ भी वहां पे हो जाता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कोलकाता में, वो बंगाल में देखने को मिलता है। और इसीलिए लोग आकर्षित तो है, लेकिन उसके साथ साथ काफी चिंतित भी है। चिंतित इसलिए है कि अपने रिश्तेदार का क्या हो गया, अपने जो
एरिया में जो लोग रहते हैं, जो चाचा जी रहते थे, जो चाची रहती थी, जो बाकी लोग रहते थे, वो किस हालत पे है। जब वो टेलीविजन पे या आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया हो गया है, सोशल मीडिया होने के कारण जिस तरह से लोगों को देखने को मिल रहा है कि मंदिर के ऊपर आक्रमण, मठों के ऊपर आक्रमण, ये जो सारे लोग देख रहे हैं, इसके कारण मैं एक बात तो आपसे शेयर करना चाहता हूँ निखिल जी, कि हमारे काफी परिचित लोग हैं जिनके माँ बाप भी वहाँ पे अभी भी रहते हैं। तो हाँ, ऐसे स्थिति है बंगाल या भारत या और साथ में बांग्लादेश की जी। तो अगर बांग्लादेश में इस तरह की स्थिति पैदा हो जाते हैं, जो बार बार पैदा होते रहते हैं, जो हमें 1947 में देखे हैं, जो 1971 में देखे हैं, जो ठीक है, इस पर डिटेल जानकारी के लिए थोड़ी देर में एक बार हम फिर आपके पास जुड़ेंगे, लेकिन एक बार हम अपने दर्शकों को वापस अपनी उस खबर पर ले जाएंगे जिसपे हम हार का ठीकरा फिर ईवीएम पर खोड़ने की खबर पर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ विनोद मिश्रा और संजय गुप्ता, विजय शर्मा जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा, आप कह रहे थे कि दरअसल इस पे आप एक एड ऑन करना चाह रहे थे कि ये जो बैलेट पेपर से कराने की जो मांग है, दरअसल इसके पीछे की मंशा की बात आप कुछ कर रहे थे। निखिल, देखिए क्या किस तरह की ये भ्रम की सियासत है इंडिया गठबंधन में। जो संजय जी के साथ में दिक्कत क्या है कि वो तो कांग्रेस के साथ में एक दूरी भी रखना चाहते हैं और कांग्रेस के साथ भी रहना चाहते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सारे लगभग इंडिया गठबंधन के हर पार्टियों के साथ में दिक्कत है जो संजय जी के पार्टी के साथ में है। टीएमसी का आज आपने सुना ही, अब ये कल्याण बनर्जी को ये कहते हुए, तो ये सीधे सीधे जो चुनौती राहुल गांधी के लीडरशिप को मिल रहा है कि जब वो कहते हैं, आए थे लोकसभा चुनाव के बाद, तो किस तरह से मजबूती से कह रहे थे कि विपक्ष की चट्टानी एकता के वाईफाई, तो वो जो चीजें वो कह रहे थे उसको देखिए कि किस तरह 4 महीने 5 महीने में आते आते वो सारा टेम्पो किस तरह से गिर गया है। अब ये भ्रम की सियासत देखिए कि जिस समय में कल संविधान दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात तालकटोरा स्टेडियम में बोल रहे थे, उसी समय दिल्ली के एक कॉन्फ्रेंस में चिदम्बरम साहब जो पूर्व गृह मंत्री हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो कह रहे थे अपना एक्सपीरियंस कि मुझे बैलेट पेपर का एक्सपीरियंस बहुत बुरा है, हमारे लिए ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है, मैं चुनाव भी हारा हूं लेकिन फिर भी मुझे ईवीएम पे पूरा कॉन्फिडेंस है। ये पी चिदम्बरम कह रहे थे, गृह मंत्री कह रहे थे, और पार्टी के अध्यक्ष कुछ और कह रहे हैं। तो सवाल है कि आप जो जनता में अलग अलग तरीके से बात कह के जो भ्रम फैला रहे हैं, ये भ्रम की सियासत में सिर्फ आप अपने लीडरशिप को बचा रहे हैं। संजय राउत जो आज इस बात को ईवीएम को लेके कांग्रेस के सुर में सुर मिला रहे हैं, तो उनके सामने में उद्धव ठाकरे की और अपनी जो उनकी साख है उसको बचा रहे हैं कि ये मेरा कोई इसमें ऐसा नहीं है, मेरा सारा ईवीएम ने कर दिया। तो ये सारे लोग जो ये भ्रम की सियासत कर रहे हैं, इससे जनता को सावधान होने की जरूरत है। ठीक है, मैं आखिरी सवाल विजय शर्मा जी से लेना चाहता हूं। विजय शर्मा जी, जो ये प्रश्न उठाया गया कि दरअसल हम विपक्ष हैं और हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए, आपको लगता है कि इस मैटर को वंस फॉर ऑल सेटल करने का कोई तरीका है? कैसे इस पर आगे बढ़ेंगे? निखिल जी, देखिए, इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सैकड़ों याचिकाएं सुनी और चुनाव आयोग को भी बुलाया। चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, उन्होंने भी इनको चैलेंज किया, भाई आप बताइए, टेम्पर करके दिखाइए, इसको हैक करके दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट ने बताया आप शंका के आधार पर थोड़ी किसी फैसले पे जा सकते हैं, आप एक तो आधार बताइए, एक तो कहीं किसी तरह का कोई गड़बड़ी बताइए कि कोई कहीं गड़बड़ी ये यहां से नजर आती हो। तो जब एक दूध का दूध पानी का पानी हो गया, बता दिया, सुप्रीम कोर्ट में सारी बातें रख दी, उसके बाद आप बार बार जब चुनाव हारते हो, जहां हारते हो सिर्फ वही ईवीएम के ऊपर सवाल उठा देते हो, तो ये कौन सा हुआ है? इसका मतलब तो आपको मतदाता जो है, जो जब आपके नेताओं को इस बात सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं था इस पर, सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं था। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हम बहस कर रहे हैं, जिसको मैंने शुरू में अभी जब बांग्लादेश की खबर पर जा रहे थे, तब मैं ये कह रहा था कि न हराने से हारेंगे न जिताने से जीतेंगे, हम थोड़ा कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन नहीं है। संजय जी, थोड़ा सा इस स्टैंड पर एक बार फिर से सोचिएगा। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय गुप्ता जी आपका, विजय शर्मा जी आपका और विनोद मिश्रा जी आपका। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो एक बार फिर बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ बुलंद हुई है आवाज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH
डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ बुलंद हुई है आवाज। अभी हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई थी कोलकाता से, जहां पर उप उच्चायुक्त आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन हो रहा है बांग्लादेश के। और बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुकी यूनुस सरकार ने बांग्लादेश को सांप्रदायिक बवाल की आग में झोंक दिया है। हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद हालात और खराब हुए हैं। इस्कॉन मंदिर में पुजारी चिन्मय कृष्णदास ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले धर्मगुरु को गिरफ्तार किया गया है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने इस्कॉन के प्रमुख पुजारी चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के गठन के लिए हमारे जवानों ने अपना खून बहाया है, हमारे संसाधन खर्च हुए हैं। आज हमारे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से आक्रोशित हिंदू समाज ने बांग्लादेश में जमकर प्रदर्शन किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए जमाते इस्लामी और BNP के गुंडे उन पर बल प्रयोग करके उन्हें खदेड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया है। तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की थी। बीजेपी का कोलकाता में प्रदर्शन जारी है। सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर TMC सहित इंडी गठबंधन में खामोशी क्यों है। एक मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर लोगों को इसके विरोध के लिए उकसाया, तो हिंदू समुदाय ने इसका कड़ा विरोध किया। 22% हिंदू समुदाय वाले बांग्लादेश में आज हिंदू समुदाय की आबादी महज 8% है, लेकिन यूनुस सरकार ने आज उसके अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। और आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण का कहना है कि अगर फिलिस्तीन में कुछ हो जाता है तो पूरे इकोसिस्टम को दर्द होने लगता है, लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे पर खामोश सभी खामोशी छान लेते हैं। If anything happens in Palestine, an entire ecosystem will echo their pain, whatever is happening. But when it happens in Bangladesh, no one responds. और केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने इसे बांग्लादेश के हिंदुओं के अधिकारों का हनन बताया है। टर्नओवर हुआ है, परिवर्तन हुआ है, सत्ता पलट हुआ है, उसके बाद से हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो इसके खिलाफ आवाज उठाना कोई राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता। आपके अधिकारों को हनन किया जा रहा है और उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको अगर आप राष्ट्रद्रोह बोलेंगे तो मुझे लगता है राष्ट्रद्रोह शब्द का अपप्रयोग है। और जिस तरीके से चिन्मय प्रभु को अरेस्ट किया गया, उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए। और उनके अरेस्ट के खिलाफ हिंदूज जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर जो घातक आक्रमण हुए वो बहुत चिंताजनक है। और हिंदू धर्मगुरु श्री रविशंकर का कहना है कि जो मानवाधिकार के हनन के खिलाफ खड़े हैं, उन्हें कैद करना कहां का न्याय है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रही है वो बहुत दर्दनाक है। धर्मगुरु का ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य है, पीड़ित लोगों के साथ खड़े हो जाना। इस वक्त मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है, इसके लिए जो खड़े हैं वो संत को कैद करना कहाँ का न्याय है, किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, सबसे पहले तो बांग्लादेश से जो समाचार आपको मिले हो वहां के प्रदर्शनों की जानकारी दें। ये जो प्रदर्शन अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें लाइव दिखाया, यहां भी लोग आक्रोशित हैं, इसके विषय में भी जानकारी दें। देखिए निखिल, सबसे पहले तो मैं फिर से बता दूं कि ये जो बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमीशन है, ये बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमीशन के सामने हम लोग हैं और अंदर बंगाल की जो लीडर ऑफ अपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, उनके नेतृत्व में एक विधायक दल की टीम अंदर गए हैं। अपना जो ज्ञापन है वो ज्ञापन यहाँ के अफसर को सामने देने के लिए, और मांग एक ही है कि जो साधु को वहां पे पकड़ा गया है, महाराज को, चिन्मय प्रभु को पकड़ा गया है, कि उनका तुरंत रिहाई हो जाए और पूरे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पिछले अगस्त से हम मान के चले कि लगातार चालू है, इसे बंद किया जाए और वहां पे एक शांति का माहौल लाया जाए, सब लोग एक साथ रह पाए, इसका एक परिस्थिति बनाया जाए। लेकिन निखिल, यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि 1947 या 1971 या 1992 या 2001 से 2006 बार बार हम लोगों ने देखा है कि जब भी बांग्लादेश में कोई परिस्थिति बने हैं तो या भारत में कोई परिस्थिति बने हैं तो सबसे पहले टारगेट किया गया वहां की हिंदू समेत बाकी जो माइनॉरिटी है उनके ऊपर। और इस बार भी हम पिछले 7 दिनों से देख रहे हैं कि जिस तरह से चट्टग्राम में, जिस तरह से रोंगपुर में, जिस तरह से कुमिल्ला में अलग अलग जगहों पर हिंदुओं के ऊपर आक्रमण लाया जा रहा है, वो भी जो यूनिफॉर्म में है वो लोग, मतलब पुलिस बल अगर कहला जाए, अगर वहां की आर्मी के बारे में कहला जाए, तो ये सारे हिंदुओं के ऊपर, हिंदू मंदिर के ऊपर, हिंदू मठों के ऊपर आक्रमण लगातार जारी रखे हैं। और यूनिस की जो सरकार है, इस सरकार, अगर इसको हम सरकार के हिसाब से माने तो ये सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। ऊपर से भारत ने कल जब अपना खेद जताया, जो जवाबी स्टेटमेंट यूनिस सरकार की तरफ से दिया गया है, उसमें एक लॉयर की मौत के बारे में बताया गया है, जिससे ये कहने की कोशिश है कि शायद वो मुसलमान लॉयर की मौत के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह की अगर इंटरनेशनल बयान कोई देते हैं पड़ोसी देश की बयान की जवाब में, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति वहां पे कितना गंभीर है। लेकिन इस बार निखिल, प्रॉब्लम इस बात के लिए है, जो बांग्लादेश में जमाती सोर्स है, जो बांग्लादेश में हिफाजत की लोग है, जो बांग्लादेश में रेडिकलाइज्ड फोर्स है, जो अभी हावी हो चुका है पूरे सो कॉल्ड सरकार के ऊपर, इनके लिए प्रॉब्लम यह हो गया है कि जो 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू बांग्लादेश में बचा कुचा रह गया है, इस बार इन लोगों ने कह दिया कि हम अपने मातृभूमि छोड़ के नहीं जाएंगे। बार बार हमारे रिश्तेदारों को अपने बंगाल भेजे है, पश्चिम बंगाल भेजे है, या भारत के दूसरे जगह पे जाने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन इस बार हमारे मातृभूमि छोड़ के हम नहीं जाएंगे। इसीलिए बार बार लाखों की संख्या में हिंदू वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो रंगपुर में हो, चाहे वो चिटागांग में हो, चाहे वो कॉक्स बाजार में हो, चाहे वो ढाका में भी ना हो। और ये जो चैतन्य प्रभु तो गिरफ्तार किया गया है, पहले अगवा करके बाद में गिरफ्तार दिखाया गया है, इन्होंने ये सारे प्रोटेस्ट की एक मुखौटा के हिसाब से, एक माउथपीस के हिसाब से काम कर रहे थे। तो इनको लगा, सरकार को लगा कि अगर चैतन्य प्रभु को उठाया जाए, ये इनको गिरफ्तार किया जाए, तो हो सकता है कि हिंदुओं की ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को रोका जाएगा। लेकिन स्थिति जो ऐसा पैदा हो गया है वहां पे कि हिंदू भी अभी जबरदस्ती अपने देश में रहने के लिए, अपने ही देश को मातृभूमि मानकर वहां पे रहने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए वहां की सरकार, इसी के कारण वहां की सरकार अभी एक हिंदू एट्रोसिटी ये शुरू किया है, एकदम सोच समझकर। और इसमें और एक बात समझ लीजिएगा, जो रेसिड्यूअल फोर्स है डीप स्टेट की, जो रेसिड्यूअल फोर्स डीप स्टेट की है, जो बचा हुआ था, जो मान के चल रहा है कि 20 जनवरी अमेरिका में अगर तख्त पलट जाए तो आगे जाके ये सब काम वो नहीं कर पाएंगे। तो जो रेसिड्यूअल फोर्स है, वो रेसिड्यूअल फोर्स अभी हिंदू के ऊपर इस तरह के आक्रमण लाके सामना, इस तरह के आक्रमण करना अपने लिए, अपने जो हिफाजत है, आपने बेहद इंपॉर्टेंट बात कही है। मैं एक चीज चाहता हूँ कि एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है
जी, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जिसका जवाब बहुत संक्षेप में दे, समय लगभग समाप्त हो गया है, कि ये इतना सब प्रोटेस्ट के बावजूद आप दिखा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से लेकर के और बांग्लादेश तक जो हिंदू हैं वो आक्रोशित हैं, लेकिन जो हमारे राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये आक्रोशित क्यों नहीं हो रहे? नहीं, वो ये तो वोट बैंक के लिए, ये तो पहले से ही हम जानते हैं 1947 से। देखिए, हम यहाँ पे 35 साल की ऊपर पत्रकारिता करते हैं और हम जानते हैं कि यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस बोल नहीं सकते, यहाँ पे वाम मोर्चे बोल नहीं सकते। वाम मोर्चे की जो 2 चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य, उन लोगों ने बांग्लादेश से भागकर यहाँ पे आके यहाँ पे सेक्युलरिज्म की बात करके चीफ मिनिस्टर बने हैं। वो बोल नहीं सकते, वो इसके ऊपर स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर एक तरफ ये है कि एक है तो सेफ है, या बांटेंगे तो काटेंगे, तो दूसरी तरफ सब लोग मिलकर वो जो माइनॉरिटी वोट बैंक है, उस माइनॉरिटी वोट बैंक के ऊपर उस 30% बहुत शुक्रिया आपका पॉइंट आ गया। हम यहाँ से सीधे लाइव जाएंगे मुंबई, जहां पर एकनाथ शिंदे संबोधित कर रहे हैं। मला वाटतं 180-90 सभा ज्या आहेत त्या घेतल्या। प्रवास मला वाटतं मोजलेला नाही मी, पण प्रवासही निवडणुकीमध्ये प्रचारादरम्यान एवढा केला आणि एक पायाला भिंगरी लावून जसे कार्यकर्ते काम करतात, एक साधा कार्यकर्ता म्हणून काम करतो त्याप्रमाणे मी काम केलं। मी कालही कार्यकर्ता म्हणून काम करत होतो, आजही कार्यकर्ता म्हणून आणि उद्याही कार्यकर्ता म्हणून काम करतो। तर मी स्वतःला एक मुख्यमंत्री म्हणून कधीच समजलो नाही। मी एक कॉमन मॅन म्हणून काम केलं। मुख्यमंत्री सीएम म्हणजे कॉमन मॅन अशी माझी धारणा, आणि त्या कॉमन मॅनच्या धारणेमुळे मला कॉमन मॅनमध्ये जाताना कुठलाही प्रोटोकॉल, कुठलाही अडथळा येत नव्हता, कारण मी स्वतःला ते समजत होतो। आणि मी मनाशी एक निश्चय केला होता की या कॉमन मॅनसाठी, या सर्वसामान्य जनतेसाठी या महाराष्ट्रातल्या सरकारमधून आपण काही ना काही केलं पाहिजे। आणि म्हणून कारण मी देखील एक सर्वसामान्य कुटुंबातून आलोय, शेतकरी कुटुंबातून, सर्वसामान्य कुटुंबातून, या जे काही सर्वसामान्य कुटुंबाच्या वेदना व्यथा मी पाहिलेल्या आहेत। मी भाषणात देखील अनेक वेळा म्हणालो, माझ्या आईचा विषय मी मांडला, पत्नीचा माझा विषय मांडला, की कशी ते सगळे काटकसर करायचे आणि कसं घर महिना चालवायचे, कसं त्यांचं नियोजन असायचं, याचं बिल त्याचं बिल सगळं कसं, आणि ते माझ्या डोक्यामध्ये पहिल्यापासून होतं की ज्या दिवशी अशा प्रकारचा अधिकार माझ्याकडे येईल त्यावेळेस मात्र मी माझ्या सर्वसामान्य लोकांसाठी, मग त्या लाडक्या बहिणी असतील, लाडके भाऊ असतील, लाडके शेतकरी असतील, लाडके ज्येष्ठ असतील, या सगळ्यांसाठी, किंबहुना काही आपले रुग्ण असतील, या सगळ्यांसाठी मी काही ना काही केलं पाहिजे अशी भावना माझ्या मनामध्ये होती। कारण शेवटी ते त्याच्यातून जावं लागतं माणसाला, तेव्हाच त्या वेदना कळत असतात। आता श्रीमंत माणूस, पैशाच्या राशीत लोळणाऱ्या माणसाला कळेल कसं? सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आलेल्या लोकांना कशी गरिबी कळणार? मग गरीब परिवारातून आल्यामुळे या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, या वेदना मला समजत होत्या, आणि बरोबर तेच मी या वेळेस केलं। आणि महायुती सरकारच्या माध्यमातून मग आम्ही लाडक्या बहिणींसाठी, लाडक्या शेतकऱ्यांसाठी, लाडक्या बाबासाठी आणि इतर सर्व घटकांसाठी आम्ही सर्व इकोसिस्टीम तयार झाली असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। म्हणजे परिवारातल्या प्रत्येक सदस्याला काही ना काही सरकारच्या वतीने देण्याचा प्रयत्न केला। काय लोक म्हणतात, काय आहे तुम्ही वाटताय काय, म्हणजे सरकारचं काय काम असतं? सर्वसामान्य कुटुंबातल्या सर्वसामान्य माणसाला सरकार म्हणून काहीतरी आधार मिळाला पाहिजे ही भावना असते, आणि मग ती मी पूर्ण केली। आणि म्हणून या 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये मला समाधान आहे, मी खूप आनंदी आणि खुश आहे की या काळामध्ये आम्ही बाळासाहेबांचे विचार घेऊन पुढे गेलो, आनंदी साहेबांची शिकवण आमच्या गाठीशी होती, आणि केंद्रातून आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांचं आणि अमित शाह साहेबांचं पूर्ण पाठबळ आम्हाला होतं। कारण मला आठवत आहे जेव्हा आम्ही सरकार बदललं, उठाव केला, त्यावेळेस आम्हाला म्हटलं होतं आम्ही चट्टान की तरह आपके पीछे खडे। आणि मला आठवत आहे की 2.5 वर्ष त्यांनी पूर्ण ताकदीने उभे राहिले, माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यावर विश्वास ठेवला। 2.5 वर्ष
त्यांनी मला मुख्यमंत्री म्हणजे सुरुवातीला जी मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी दिली ते दिवस मला आठवत आहेत आणि त्या प्रत्येक दिवसाचा प्रत्येक क्षणाचा वापर आम्ही राज्यातल्या जनतेच्या हिताकरता केला आणि म्हणून मी मोदी साहेबांना अमित शाह साहेबांना देखील खूप धन्यवाद देईन की त्यांनी पाठबळ दिलं आणि योजनांना देखील मदत केली, निधी दिला, अनेक वेळा ते आले आणि या सर्व 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये राज्याचा जो काही प्रगतीचा वेग आहे तो वाढण्याचं कारण एवढंच की राज्य आणि केंद्र सरकार एक विचाराची सरकार जेव्हा असतात, समविचारी सरकार असतात, त्यावेळेस मात्र राज्याचा वेग प्रगतीचा अतिशय गतिमान होतो आणि म्हणून हे सगळं जे आपण 2.5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये मी खूप समाधानी आहे आणि मी आपल्याला सांगू इच्छितो की मी काय त्या डिटेलमध्ये जाणार नाही, परंतु आम्ही घेतलेले निर्णय जे आहेत हे ऐतिहासिक निर्णय आहेत. आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये कधीही कुठल्याही सरकारने एवढे निर्णय घेतले नव्हते. त्याचे साक्षीदार तुम्ही पण आहात, पत्रकारांचे पण विषय असतील. तो आप देख रहे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो हमारे विकास कार्य हमारी सरकार ने कराए हैं, महायुति को जो बहुमत मिला है उसी की वजह से मिला है। पहले भी वो एक सामान्य व्यक्ति थे, आगे भी एक सामान्य व्यक्ति रहेंगे। कॉमन मैन के लिए लगातार इस सरकार ने काम किया है, तमाम ऐसी योजनाएं चलाई हैं और केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से लगातार उनको समर्थन मिला है, उनको सहारा मिला है और वो आगे भी जो इनकी महायुति की एकता है वो चट्टानी बनी रहेगी। तो इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।